हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। उससे पहले हम जानते हैं इनफर्टिलिटी किसे बोलते हैं। इनफर्टिलिटी यानी शादी के 1 साल के बाद भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं या आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। इसमें आप कई बार ऐसा होता है कि मैरिज के 1 साल या 2 साल बाद भी आप लोग ये कंफ्यूज होते हैं व्हेन यू वांटेड टू बी अ पेरेंट, और आप देखते हैं कि अभी आपके कंसीव नहीं हो पा रहा है। आप कंफ्यूज रहते हैं, आपको लगता है दैट यू आर अ इनफर्टाइल। बट आपको डेफिनेशन देखनी है अनप्रोटेक्टेड सेक्स की, यानी कि आपने शादी के 1 साल के तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, उसके बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उसे बोलेंगे इनफर्टिलिटी। देन यू नीड टू गो एंड कंसल्ट टू द डॉक्टर। अब मेल इनफर्टिलिटी इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेल इनफर्टिलिटी में मेल पार्टनर में कुछ रीजंस की वजह से आपका फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट नहीं हो पाता है। अब जो कॉमन कॉज जो मेल इनफर्टिलिटी का रहता है वो 3 ही हो सकते हैं। या तो उनका जो स्पर्म है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट सही नहीं है, या उनका हार्मोन लेवल नहीं है, या फिर थर्ड वन इज इन्वायरमेंटल। राइट नाउ इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से उनका जो स्पर्म की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो इतना अच्छे से नॉर्मल हेल्दी नहीं हो पाता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन मीन्स जो मेल्स होते हैं उनकी स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से, उनकी जो स्मोकिंग और अल्कोहल की जो हैबिट होती है उसकी वजह से, और उनका जो बॉडी टेम्परेचर है, जैसे जिम वगैरह वो लोग करते हैं, तो जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो भी आपके स्पर्म की हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो इन रीजंस की वजह से, क्योंकि नाउ डेज एवरीवन इज गोइंग टू बी अ जिम, और जिम जब वो करते हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। कई बार इतना हाई होता है कि उनके स्पर्म डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये रीजंस रहते हैं मेल इनफर्टिलिटी के। अब स्पर्म का जो है वो काउंट या तो कम है, या फिर उसकी जो मोटिलिटी यानी जो स्पीड है, वो मूवमेंट, उसकी मूवमेंट स्पीड इतनी नहीं है कि वो एग के पास जाके फर्टिलाइज हो सके। तो स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म काउंट बहुत ही मेन रीजन आता है सामने व्हेन यू गो फॉर अ सिंपल टेस्ट ऑफ सीमन एनालिसिस। क्योंकि इनिशियली आप नहीं रूल आउट कर पाते हैं दैट यू आर अ इनफर्टाइल और नॉट, तो आपको चाहिए कि आप सिंपल एक टेस्ट करवाइए सीमन एनालिसिस का। जब आप सीमन एनालिसिस करवाते हैं तो उसमें आपका स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर उसमें एनालाइज्ड होता है। जब सीमन एनालिसिस किया जाता है तो स्पर्म उसमें स्पर्म पीएच, स्पर्म की काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी और अदर कंडीशंस भी उसमें एनालाइज्ड होती है। और मोस्टली जो सामने आता है वो है स्पर्म काउंट, या तो ओलिगोस्पर्मिया है यानी बहुत ही कम है, या एजोस्पर्मिया है यानी स्पर्म है ही नहीं, और मोटिलिटी यानी स्पर्म की जो मोटिलिटी है, मूवमेंट है, वो लेस देन 50% है, यानी इतना कम है कि वो मोटाइल ही नहीं है, वो एग तक पहुंच ही नहीं पाते, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और कंसीव नहीं होता है। ये रीजंस रहते हैं मेल इनफर्टिलिटी। बट मेल इनफर्टिलिटी इज नॉट अ परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है। इधर यू आर एजूस्पर्मिया, चाहे आपकी स्पर्म नहीं दिखा रहा है, काउंट के अंदर नील स्पर्म है, स्टिल आपके चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट, आपका पार्टनर प्रेग्नेंट हो सकता है। क्योंकि ये एक परमानेंट नहीं है, आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, कुछ आपको जो एआरटी सेंटर्स से टेक्निक्स और एडवाइस मिलती है उनको फॉलो करेंगे तो आपका जो स्पर्म काउंट है उसकी वो भी बढ़ेगा, स्पर्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करेगा। Like and share the video. Subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. जैसे इनफर्टिलिटी मैंने बताया, मेल इनफर्टिलिटी परमानेंट नहीं होता है, इसे क्योर किया जा सकता है। होम्योपैथी के अंदर भी बहुत ही अच्छे से मेल इनफर्टिलिटी को क्योर किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। मेरे ऐसे कई केसेस थे जिसमें पेशेंट्स की स्पर्म मोटिलिटी नहीं है, उनके स्पर्म काउंट बहुत कम है और किसी की स्पर्म काउंट है भी नहीं। उन सब का ट्रीटमेंट जब हुआ, दे आर वेरी
cured and very happy and now the parent of 1 or 2 childs। तो इतना अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है होम्योपैथी में दैट आपको IVF या अदर ट्रीटमेंट के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, आपको उन ट्रीटमेंट के लिए जाना नहीं पड़ेगा। बट इसमें कुछ चीज़ें भी आपको साथ में ध्यान रखनी चाहिए। मेल इनफर्टिलिटी का जैसे मैंने बताया रीज़न क्या रहता है, आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन भी बहुत मायने करता है आपके स्पर्म को नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। इसलिए आपको अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर देखना होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर इतना हाई ना हो कि आपके स्पर्म वहाँ पे डेड ही हो जाए। और आपको क्या ध्यान रखना होगा, कई बार चाइल्डहुड इन्फेक्शंस जैसे कि मम्स जैसे हम बोलते हैं गलगट, उन गलगट का जो कॉम्प्लिकेशंस है वो मेल और फीमेल दोनों में ही उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ही आता है। जब अगर आपने चाइल्डहुड में मम्स आपको हुआ है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है तो उसका कॉम्प्लिकेशन आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आता है, यानी आपकी टेस्टिस या फीमेल में ओवरीज पे आता है, तो वो भी रीज़न हो सकता है आपके स्पर्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट करने का। तो आप जब भी चाइल्डहुड इन्फेक्शन में मम्स हो उसे पेरेंट्स को बहुत ही सीरियसली से अच्छे से ट्रीट करवाना चाहिए। साथ ही साथ जब चाइल्डहुड में हमने देखा है डायरिया बच्चों में बहुत कॉमन होता है जब वो छोटे बच्चे होते हैं तब, बट हम जनरली उसको इतना सीरियस नहीं लेते और नॉर्मली उसको कई बार अनट्रीटेड छोड़ते हैं और ट्रीट भी नहीं करते, और ट्रीट करते हैं तो उसमें हम लोग उन्हें जिंक की टैबलेट्स नहीं देते। आपको ये ध्यान रखना है जब भी बच्चा आपका चाइल्डहुड में डायरिया होता है जिंक टैबलेट्स ज़रूर लेना चाहिए उसमें 14 डेज तक, क्योंकि जिंक जो होता है वो आपके स्पर्म के फंक्शन, उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और डायरिया की वजह से कई बार आपकी जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है और आप ओलिगोस्पर्मिया या स्पर्म के जो अबनॉर्मलिटीज़ हैं उनको फेस करते हैं। तो आपको चाइल्डहुड में पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए मम्स और डायरिया जैसी कंडीशंस को सीरियसली लें और उन्हें अच्छे से ट्रीट करवाएं। और आपको क्या ध्यान रखना है, स्ट्रेसफुल लाइफ आपको अपनी थोड़ी सी कम करनी है। आप कोशिश करें कि स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप सिंपल वॉक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें करें जिससे कि आपकी स्ट्रेस कम हो और आपका स्पर्म का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो। आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में एग, स्पिनच, मक्का रूट और विटामिन्स जो होते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स, जिंक की चीज़ें जिसमें जिंक ज़्यादा हो वो चीज़ लें। बनाना ले सकते हैं आप। ऐसी हेल्दी डाइट लीजिए जिसके अंदर विटामिन और मिनरल्स हो जो आपके स्पर्म की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट, इवन स्पर्म काउंट्स को भी बढ़ाए, बूस्ट अप करें। तो ऐसी आपको डाइट लेनी है। एक चीज़ मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी, इनफर्टिलिटी कोई भी संकोच और शर्माने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, इवन कंसीव नहीं हो पा रहा है, देन यू शुड कंसल्ट डॉक्टर विद बोथ द पार्टनर्स। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फीमेल पे ही कॉन्सेंट्रेट करते रहें। मैंने देखा है कि एक केस जिसमें सिर्फ फीमेल्स को ही उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया एंड यस उसमें रूल आउट हुआ कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम PCOD, बट जब PCOD उनका क्योर हो गया उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है कंसीव, देन आई हैव सजेस्टेड टू गो फॉर अ मेल स्पर्म एनालिसिस। बट उनका भी है कि सीमन एनालिसिस मेल को कैसे बोलें कि वो करे या ये, तो इसमें मेल पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए, वो भी अपना सीमन एनालिसिस करवाएं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो इनफर्टिलिटी फॉल्ट है वो सिर्फ फीमेल का नहीं बल्कि इक्विवेलेंट टू मेल भी है। दो पहियों की गाड़ी होती है, सेम वैसे ही अगर एग है स्पर्म नहीं है और स्पर्म है एग नहीं है तो दोनों ही कंडीशन में फर्टाइल होना इम्पॉसिबल है। तो दोनों को ही साथ के साथ ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा, आपका मेंटल स्ट्रेस भी रिलीव होगा और जो आपका रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रांग होगा। बिकॉज it's not a fault of female, not only a fault of male, it's the responsibility of both the partners। so आप दोनों को ही
पैरेलली अपने टेस्ट करवाने चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी उसे रूल आउट कर सकें और क्योर कर सकें। और आप क्या करते हैं कि सिर्फ फीमेल की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मेल का नहीं देखते हैं इनिशियली, तो इसमें आपका टाइम कंज्यूम होता है। साथ ही साथ एक केस ऐसा मैंने देखा जिसमें 1 साल तक सिर्फ पीसीओडी का उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट लिया, इरेगुलर मेंसेस थे उनके, और वो ट्रीटमेंट में उन्होंने 1 साल तक जब तक ट्रीटमेंट लिया, उनको 1 साल के बाद में कंप्लीट एमिनोरिया हो गया। और जब उनका एनालिसिस किया गया देन इट इज़ फाइंड आउट दैट अब उनके पास एक भी ओवम नहीं है, उस फीमेल के बॉडी में अब एक भी ओवम नहीं था। नाउ शी इज़ कम्प्लीटली इनफर्टाइल। तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ आप एक तरफ ही कंसंट्रेट करते रह जाते हैं और आपकी सिचुएशन ये हो जाती है कि नाउ इट इज़ नॉट रिवर्सिबल। तो आपको दोनों को ही पैरेलली अपने आपको एनालाइज करवाना चाहिए, अपना रूल आउट करवाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर कोई भी किसी में भी रीज़न या कॉज मिलता है तो उसे फाइंड आउट करके उसे क्योर करवाना चाहिए। इनफर्टिलिटी का अभी रिसेंट में आपने टेक्निक सुनी है आईवीएफ। आईवीएफ मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसे आप इस तरीके से लेते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि शायद किसी और का स्पर्म या किसी और का एग है जो आपके स्पर्म या एग के साथ फर्टिलाइज किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। आपके ही पार्टनर का स्पर्म, आपके ही पार्टनर का ओवम आउटसाइड द योर बॉडी मीन्स लेबोरेटरी के अंदर आपका ही पार्टनर का स्पर्म और आपके ही पार्टनर के ओवम को फर्टिलाइज किया जाता है। और जब वो अच्छे से फर्टिलाइज्ड हो जाता है देन इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू अ फीमेल यूट्रस। एक बार फर्टिलाइजेशन बाहर होने के बाद उसे यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। तो ऐसा नहीं है, ये जो धारणा है कि स्पर्म या ओवम किसी एग किसी और पार्टनर को होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका स्पर्म या एग वो क्वालिटी ही नहीं रखता है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, तो आप अपनी सहूलियत के लिए या आपको पेरेंट बनना है तो आप ये कर सकते हैं कि किसी और के स्पर्म या एग का फर्टिलाइजेशन आप कर सकते हैं, बट दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर पार्टनर। तो ऐसा नहीं है, आईवीएफ के अंदर आप ही का स्पर्म और आप ही का एग का फर्टिलाइजेशन भी होता है। कई बार आईवीएफ फेल भी होते हैं क्योंकि उतनी उसकी क्वालिटी नहीं है आपके स्पर्म या एग की कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। इसीलिए कई बार नंबर ऑफ आईवीएफ्स किए जाते हैं बट यू आर स्टिल नॉट टू बी गेट प्रेग्नेंट। तो आईवीएफ में कोई बुरी बात नहीं है, बट आईवीएफ एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप बहुत ज़्यादा सफ़र भी करते हैं। होम्योपैथी ऐसी है टेक्निक, होम्योपैथी के अंदर आप बहुत ही अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करने के बाद देख सकते हैं कि सिर्फ सिंगल डोज और सिंगल मेडिसिन भी आपको और आपके स्पर्म की जो काउंट है, मोटिलिटी है, उसको बहुत ही अच्छा रेज कर देती है और इतना अच्छा उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी बना देती है दैट यू कैन गेट टू बी प्रेग्नेंट। तो मेरे ऐसे केसेस हैं जिसमें मेल इनफर्टिलिटी थी और जब उनका मैंने ट्रीटमेंट किया है with a single medicine they will be fertile or now they are happily living their parenthood. सो आप होम्योपैथी में भी जाएं, होम्योपैथी में अपने डॉक्टर को अपनी जो भी कंप्लेंट्स हैं, कंप्लेंट्स मीन्स आपके जो भी सिम्टम्स हैं वो आप उन्हें बताएं और जो भी क्वेश्चनरीज वो करते हैं उन्हें खुल के बताएं ताकि वो आपका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकें। आप अपने होम्योपैथ डॉक्टर के पास जब भी जाएं उन्हें अपनी पूरी पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री ज़रूर बताएं। आप जब हिस्ट्री बताएंगे और आपके जो सिम्टम्स हैं, जो भी वो आपसे क्वेश्चनरीज करते हैं, जब आप वो उन्हें बताएंगे देन दे कैन प्रेस्क्राइब यू अ सिमिलिमम, यानी बहुत ही जो आपके सिम्टम्स को मैच करेगी वो मेडिसिन जब आपको देंगे तो आपका जो सीमन का जो काउंट है या जो भी आपका रीज़न रहता है उस रीज़न के अकॉर्डिंग जब आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा तो आपकी इनफर्टिलिटी एकदम क्योर हो जाएगी। आपको अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए,
आपको मेरे से कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके वहाँ फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे डिस्प्ले है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड यस, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।